हेलो एंड वेलकम टू द कनेक्टिंग डॉट्स। आप सभी दोस्तों का कनेक्टिंग डॉट्स में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम लॉ कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लॉ कमीशन के मेंबर्स, फंक्शंस, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा संविधान लॉ कमीशन के बारे में क्या कहता है आदि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 23rd लॉ कमीशन को नोटिफाई किया है। यह एक सिंपल गजट नोटिफिकेशन के द्वारा होता है जो कि 1 सितंबर से लागू हो चुका है। यह 3 साल के लिए होगा और अभी तक इसके चेयरमैन और मेंबर के नाम अभी नोटिफाई नहीं किए हैं। बेसिकली सिर्फ इतना कहा गया है कि 1 सितंबर से 23rd लॉ कमीशन स्टेब्लिश हो चुका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉ कमीशन है क्या। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज नेदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नोर ए स्टैट्यूटरी बॉडी। मतलब लॉ कमीशन जो है वो कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही ये किसी एक्ट से बना है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम वगैरह में इत्यादि में पूछा जाए कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, नहीं है। यह एक सिंपल एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के द्वारा एस्टेब्लिश है। सिंपल गवर्नमेंट ने एक गजट नोटिफिकेशन निकाला कि हम एक लॉ कमीशन बना रहे हैं और इसी प्रकार से ये कमेटी बनेगी। सिर्फ एक सिंपल बॉडी है जो कि एक सिंपल गजट नोटिफिकेशन के द्वारा बनाई जाती है। ये जो होती है ये कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर होती है क्योंकि नाम इसका लॉ है। तो अगर हम कहें कि ये लॉ कमीशन है, ये एक एडवाइजरी बॉडी हो गई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की। सिंपल अगर हम कहें कि यह सिर्फ कहेगी कि ये कानून आप बना सकते हैं, ये सजेशन दे सकती है, एक्सेट्रा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नॉट डिफाइंड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटर्न कहीं मेंशन है या नहीं है। तो इसका कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो जो लॉ कमीशन है उसको जो हमने एस्टेब्लिश किया है तो उसके पीछे मोटिव हमारा 39 ए आर्टिकल्स अमेंडमेंट जो है वो हमारा मोटिवेशन है, जो कहता है कि लीगल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो इसके अंदर हमने लॉ कमीशन एस्टेब्लिश किया है ताकि वो लॉ मिनिस्ट्री को हेल्प कर सके। तो जब भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि क्या ये डिफाइन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो नहीं है। लेकिन जब आपको कहीं बताना हो कि हमें कौन सा आर्टिकल जो इंस्पायर करता है कि लॉ कमीशन होना चाहिए, तो वो है 39 ए। लेकिन 39 ए के अंदर लॉ कमीशन मेंशन नहीं है। इट्स मेंबरशिप प्राइमरली कंप्राइज लीगल एक्सपर्ट्स। चूंकि लॉ कमीशन हम बना रहे हैं तो इसके अंदर लीगल एक्सपर्ट, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज एक्सेट्रा होंगे जो कि अपने ओपिनियन रिसर्च करके लॉ कमीशन के अंदर रिपोर्ट बनाएंगे। तो अब हम जानेंगे कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारी प्री इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब 1834 के अंदर जो इसको एस्टेब्लिश किया गया था, उसके पीछे मोटिव था चार्टर्ड एक्ट 1833। उसके अंदर हमने सबसे पहले लॉर्ड मैक्लो उनको बनाया था। इन्होंने लॉ कमीशन लॉर्ड मैक्लो ने बनाया था फर्स्ट, जो कि 1833 में था। तो फिर इन्होंने क्या किया कि जब ये कमीशन बना तो इनकी काफी रिसर्च हुई। तो इन्होंने जैसे अभी हमने पहले सुनना था सीआरपीसी, आईपीसी एक्सेट्रा, वो वहीं से आए थे, इसी लॉ कमीशन की देन थी। पिनल कोड जिसे बाद में इंडियन पिनल कोड कहा गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स एक्सेट्रा। उसके बाद 1853 में सेकंड, 1861 में थर्ड और 1877 में फोर्थ लॉ कमीशन आया था। तो जो हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंट जो थे वो 1955 में एमसी सेतालवाड थे, जो कि उस समय अटॉर्नी जनरल थे। उनको हमने लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया था। जो हमारे जब हम किसी एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन
आफ्टर इंडिपेंडेंस चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन तो एमसी सेतालवाद 1955। ये उस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हो चुके थे। तो उसके बाद सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया देयर इज अ 22 लॉ कमीशन। चूंकि इनका टेन्योर फिक्स है, 3 ईयर का जो टेन्योर है फिक्स है, तो अभी तक 22 हो चुके हैं और 22 जो है वो चेयर किया गया था जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के द्वारा। 23rd जो कि अभी 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उनके चेयरमैन और मेंबर्स के नाम अभी तक गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किए हैं। अब हम देखेंगे कि इसका कंपोजिशन क्या है। चेयरमैन होगा जो कि रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होंगे, जो कि कमीशन को लीड करेंगे। उसके बाद फुल टाइम मेंबर्स होंगे जो कि लीगल एक्सपर्ट्स होंगे, जो कि जुडिशियल मैटर के अंदर डीप नॉलेज रखते होंगे। इसके अंदर एक सेक्रेटरी की पोस्ट होगी जो कि सीनियर मेंबर होंगे, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो बेसिकली एक तो इनका लॉ कमीशन की एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फंक्शन हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेट किससे करना होगा, सपोज एक्स वाई जेड कोई मैटर है जिसके ऊपर लॉ कमीशन रिपोर्ट बना रहा है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का ओपिनियन क्या है, पब्लिक का ओपिनियन क्या है, एक्सेट्रा को डील करना, कोऑर्डिनेट करना इन सेक्रेटरी का काम होगा। पार्ट टाइम मेंबर, एक्सपर्ट फ्रॉम एकेडमिया, लॉ और पब्लिक सर्विस कंट्रीब्यूटिंग इन स्पेसिफिक कैपेसिटी। सपोज अभी जो डाटा प्रोटेक्शन बिल था तो उसके ऊपर रिसर्च की थी लॉ कमीशन ने। तो चूंकि जरूरी नहीं कि सारे लीगल मैटर वाले टेक्निकल चीज जानते हो, तो जब लॉ कमीशन को जरूरत पड़ी होगी कि हमें आईटी स्पेशलिस्ट चाहिए, तो उन्होंने कुछ आईटी स्पेशलिस्ट को हायर किया होगा। तो वही जो मेंबर थे वो पार्ट टाइम मेंबर थे। होते हैं मेंबर सेक्रेटरी, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं यूजली फ्रॉम इंडियन लीगल सर्विस के द्वारा वो आते हैं, जो कि इस पूरे कमीशन के अंदर रिसर्च एंड रिपोर्ट बनाने में हेल्प करते हैं सारे मेंबर्स की। अब हम लॉ कमीशन के सिग्निफिकेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग लॉ। इसका सिंपल सा मतलब है, सपोज प्रेजेंट टाइम में कोई एक्स वाई जेड लॉ है, इसकी फर्स्ट कंडीशन यह हो सकती है कि यह प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग आउटडेटेड हो चुका हो, तो लॉ कमीशन इसके ऊपर रिकमेंडेशन करेगा कि आप इसे हटाइए। सेकंड, हो सकता है कि आज के अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत हो, तो उसे मॉडिफाई के लिए लॉ कमीशन रिकमेंडेशन करेगा गवर्नमेंट को। प्रपोजिंग न्यू लॉ, मान लीजिए आज के टाइम में कुछ चैलेंजेस इमर्जिंग होते हैं, उनके ऊपर लॉ बनाना हमारी जरूरत होती है। तो लॉ कमीशन क्या करता है कि उन चैलेंजेस को स्टडी करता है, उनको आइडेंटिफाई करता है और उनके ऊपर लॉ बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था, तो उसके ऊपर लॉ कमीशन ने काफी स्टडी की थी। सपोज प्रेजेंट टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चैलेंज हो सकता है इन लीगल मैटर, तो उससे रिलेटेड लीगल जो चुनौतियां हैं उसको स्टडी करेगा लॉ कमीशन। और इसी प्रकार अगर लॉ कमीशन को लगता है कि प्रेजेंट टाइम में हमें किसी कानून की सख्त जरूरत है, तो वो रिकमेंड करता है और एक ड्राफ्ट बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजता है। थर्ड है सिंप्लीफाई लीगल प्रोसेस। अब इसके अंदर है मोर एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल। देखिए कोई भी लॉ बन गया है तो वो दो प्रकार से उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। फर्स्ट कि वो मोर एक्सेसिबल हो, जो लास्ट पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसकी पहुंच में हो, जो आम जनता है उसकी पहुंच में उस कानून का होना जरूरी है। सेकंड अंडरस्टैंडेबल, मींस इस जो लास्ट पंक्ति में जो ये व्यक्ति खड़ा है इसको उस कानून के बारे में जानकारी भी हो। क्योंकि आप काफी सारे देखेंगे हिस्ट्री में कई बार सरकार लॉ बनाती है लेकिन उन्हें वापस हटाना पड़ता है क्योंकि लोगों के अंदर भ्रांतियां बढ़ जाती है। तो लॉ कमीशन क्या करेगा कि वो स्टडी करेगा कि क्या कौन कौन से कानून लास्ट पंक्ति तक एक्सेसिबल है, कि किन कानूनों की समझ जनता तक है या नहीं है। तो लॉ कमीशन ये स्टडी भी करता है। स्टडिंग जुडिशियल रिफॉर्म, इसका मतलब ये हो गया कि लॉ कमीशन जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा को आदेश नहीं दे रहा है। इसके अंदर सिंपल जो ये रिकमेंड करा है सरकार से कि आप एक काम कर सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, सपोज
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, ओके, अगर उनको बढ़ाने से केस डिले कम हो रहे हैं या इनकी सुप्रीम कोर्ट की इफिशियंसी बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट को बढ़ाना हो गया, तो इस प्रकार की रिकमेंडेशन लॉ कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजता है ताकि इफिशियंसी बढ़ सके, जो केसों में डिले आ रहा है वो कम हो सके, इंप्रूविंग जस्टिस डिलीवरी, फटाफट केसों का निपटारा हो सके। सबमिटिंग रिपोर्ट्स, तो लॉ कमीशन क्या करेगा कि किसी एक स्पेशल टॉपिक को उठाएगा, उसके ऊपर स्टडी करेगा, उस सब्जेक्ट और उस टॉपिक को स्टडी करने के बाद उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेगा कि इसके ऊपर आप इफेक्टिव मेजर लीजिए, इसके ऊपर आप कानून बनाइए या फिर कुछ रूल रेगुलेशन बनाइए। अगर रिसेंट आप देखेंगे जैसे हमारा डाटा प्रोटेक्शन था, तो वो इसमें आया था, एक 170 रिपोर्ट थी, उसके अंदर इलेक्शन रिफॉर्म की बात कही गई थी लॉ कमीशन द्वारा, तो गवर्नमेंट ने बाद में वो भी एक्सेप्ट किए थे। इस प्रकार लॉ कमीशन जो होता है वो स्टडी करता है अलग अलग टॉपिक के ऊपर, उनके ऊपर रिसर्च करता है और उसकी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर नेसेसरी एक्शन ले सके। तो अभी तक हमने जो इसके सिग्निफिकेंस पढ़े उनके बारे में अगर एनालाइज करें तो फर्स्ट, कोई कानून है उसको लॉ कमीशन अपील करेगा कि उसे हटा दे गवर्नमेंट, उसके अंदर मॉडिफाई करे या फिर फ्यूचर चैलेंज के हिसाब से कानून बनाए, कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर लॉ कमीशन स्टडी कर सकता है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कमीशन रिकमेंडेशन होल्ड नॉन बाइंडिंग स्टेटस ऑन द गवर्नमेंट, दे कैन एदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सिंपल सा मतलब है कि ये सारी चीजें मान लीजिए 22 ने कोई रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास भेजी, तो गवर्नमेंट बाइंडिंग नेचर में नहीं है कि इसको एक्सेप्ट करना है, गवर्नमेंट चाहे तो इसे रिजेक्ट कर सकती है कि हम इस पर वर्क नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है कि कोई स्पेशल कानून है उसके अंदर 3 या 4 लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन भेजी, हो सकता है गवर्नमेंट फर्स्ट को एक्सेप्ट कर दे, सेकंड को रिजेक्ट कर दे, थर्ड को मॉडिफाई कर दे, फोर्थ को रिजेक्ट कर दे। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वह लॉ कमीशन की रिपोर्ट एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। बस लॉ कमीशन एज ए एडवाइजरी बॉडी है, वह केवल सलाह दे सकता है कि आप इस कानून के ऊपर वर्क कीजिए और हमारी तरफ से यह सजेशन है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी तरह से बाइंडिंग नहीं है। जरूरी नहीं है कि हो सकता है उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर दे, हाँ ठीक है आपने रिपोर्ट भेजी हम एक्सेप्ट करते हैं, जैसे डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में हुआ था, तो लॉ कमीशन रिपोर्ट भेजी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको स्टडी किया, उन्हें लगा हमें जरूरत है तो उन्होंने उसे एक्ट में चेंज किया है, कुछ रिफॉर्म के साथ, कुछ चेंज के साथ। लेकिन हो सकता है कि लॉ कमीशन को रिपोर्ट भेजे, सरकार मना कर दे, हो सकता है लॉ कमीशन को रिपोर्ट भेजे उसे एक्सेप्ट कर दे, हो सकता है कि लॉ कमीशन को रिपोर्ट भेजे उसे मॉडिफाई कर दे। तो ये था हमारा एक छोटा सा एनालिसिस लॉ कमीशन के ऊपर। तो उम्मीद है आप लोगों को यह पसंद आया होगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स।